हमने कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन देख लिए। अब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट एक फंक्शन के लिए समझेंगे और फिर उसके अंदर कुछ थ्योरम्स एंड लिमिट्स के ऊपर उनको देखेंगे। सो लेट्स गेट टू दैट। अच्छा, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस जीरो नीड्स अटेंशन हियर। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स जीरो हो गया, ठीक है। सो नोट दिस डाउन कि ये जो सिंबल है ना, ये जो इस तरह से लिखा होता है ना, एक्स this comma this arrow zero, this basically means कि x approach कर रहा है zero. This is quite different from x is equal to zero. इसका मतलब ये नहीं कि x zero हो गया। बेसिकली कहने का मकसद ये कि लेट्स से आप नंबर लाइन पे हो, यहाँ पे जीरो है। अब x इसको, x कोई भी नंबर है, कोई वेरिएबल है, वो इसको अप्रोच कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, इसकी तरफ आता जा रहा है, राइट। अब वो नंबर लाइन में कितनी जगहों से आ सकता है, वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन वो इतना नज़दीक है कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसको अप्रोच कर रहा है। वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बट इट कुड बी 0.1 राइट। दैट इज समथिंग दैट इज अप्रोचिंग ज़ीरो from the right side, right? So that is basically the meaning of the phrase कि some x is approaching zero, कि वो x छोटा होता जा रहा है और वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत नज़दीक आ गया उसके। या ये अगर बात समझनी है ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कुछ डेरिवेशंस की थी। हम क्या उसमें हमने अस्यूम किया था कि यार बाइनोमियल के अंदर यस, कि ये जो टर्म्स है ना बाकी सारी ये जीरो हो जाएंगी। वो इसी वजह से किया था कि देखो ये छोटी होती जा रही है, 1/x छोटा है, 1/x² और छोटा है, 1/x³ और छोटा है। ये करते 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 आगे जो जाएंगे ना, ये मतलब एक पॉइंट ऑनवर्ड्स हम उसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दे आर अप्रोचिंग जीरो। सो दैट वाज basically a scenario where we used this concept of something approaching zero. उसी तरह फिर यार, जैसे कोई चीज़ छोटी होती जा रही हो, छोटी होती जा रही हो, राइट, हम कह रहे होते हैं कि यार वो अप्रोच करिए ज़ीरो का, वो यहाँ से भी इस तरह से आ रही होती है, वहाँ से भी आ सकती होती है ज़ीरो के उसमें, राइट। इसी तरह कोई चीज़ बड़ी भी होती जा रही होती है, तो उसको ये जो लोग कहते हैं ना दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो गलत होता है। इक्वल नहीं हो सकता। बेसिकली एनीथिंग कैन बी अप्रोचिंग इन्फिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ी टिपिकल एग्जाम्पल मैं देता हूँ बार बार। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि 25 को मैंने डिवाइड किया 25 से, आंसर 1 आ गया। 25 को मैंने डिवाइड किया 5 से, आंसर 5 आ गया। मतलब डिनोमिनेटर छोटा कर दिया ना, 25 से छोटा हो गया 5। अब मैं 25 को डिवाइड करता हूँ 1 से, आंसर 25 आ गया। यानी कि अगर मैं 1 से और छोटा करूंगा, 0.9 करूंगा, तो और बड़ा हो जाएगा। नीचे छोटा करता जा रहा हूँ, 0.8 करता जा रहा हूँ, करते 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 मैं 0.001 कह रहा हूँ, राइट। और मैं जीरो के जैसे जैसे नजदीक जाता जाऊंगा, एक ये जो ओवरऑल आंसर है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 25 था, उधर 25 से बड़ा, वो ओवरऑल आंसर बड़ा होता जाएगा। और हम कहते हैं कि इट इज अप्रोचिंग, इफ दैट इज एक्स, दैट आंसर इज एक्स, you would be saying that x is approaching infinity. So that's the concept of something approaching infinity. I mean, if something can approach zero, and if छोटे होते होते होते, या अगर नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो वो बड़ी हो रही होती है, राइट। जैसे -2 है, उससे बड़ा -1 है, वो बड़ा होते होते जीरो हो रहा है। द आयरनी, एनीवे। और अगर कोई चीज़ बड़े होते होते अप्रोच कर सकती है इन्फिनिटी को, तो फिर कोई और नंबर भी तो अप्रोच हो सकता है, राइट। समथिंग कैन बी कमिंग टूवर्ड्स 2, not might have landed on 2, but it could have been approaching 2. So some x can be approaching some a. टू का जिक्र किया है तो टू की ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे देखो ना, अगर राइट साइड नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड ऑफ टू पे क्या होगा, राइट साइड ऑफ टू पे 3 4 इससे बड़े नंबर्स होंगे और इधर 1 0 एंड सो ऑन होंगे। तो अगर टू को राइट साइड से कुछ अप्रोच कर रहा है, 3, फिर वो 2.5, फिर वो 2.2, फिर वो 2.1, 2.01, 2.001, 2.00001 भी हो सकता था, राइट। लाइक गेटिंग वेरी क्लोजर टू 2 बट नॉट एक्चुअली 2। और इसी तरह अगर आप इधर से देखें, लेफ्ट से देखें, तो 1.5 है, फिर 1.8 है, फिर 1.9 है, फिर 1.99 है, फिर 1.999 है, फिर 1.999, एक और 9 लगा लेते हैं, राइट। ये भी बहुत 2 के करीब आता जा रहा है। सो इट्स अप्रोचिंग 2। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन f ऑफ x होता है x³ और हम उसमें x में से इस तरह से देखो ना, एक तरफ से ला के 2 अप्रोच करवा रहे हैं x की वैल्यू, और एक तरफ से ला के करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो इनपुट्स को हम अप्रोच करवा रहे हैं 2 के ना, आउटपुट्स भी तो फिर किसी तरफ कन्वर्ज कर रही होंगी, अप्रोच कर रही होंगी। तो नीचे आउटपुट्स दी नहीं है, देखो जब x = 1 है तो 1 आता है, 1.5 डालो तो ये आंसर आता है। तो करते 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 करते
आउटपुट एक तरफ जा रही है, उधर से भी आउटपुट अगर वापस आए तो उधर आ रही है, यानी कि बेसिकली ये आउटपुट जो है ना, अगर 2 होता तो ये 8 बन जाती है, तो 8 को अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा है, 8.001 है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 को अप्रोच करी। सो एज यू कैन से कि एज x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम ईदर साइड्स, f of x the function की आउटपुट जो है is approaching 8. So that's the concept of approaching. अब आ जाते हैं लिमिट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी लिमिट्स को जानना ज़रूरी है कि यार इस पे ये लिमिट लगाई जाए तो आंसर क्या आएगा, राइट? और वो आप हर दफ़ा जैसे फार्मूलाज a प्लस बी का होल स्क्वायर या a जैसे बाइनोमियल हर दफ़ा आप डिराइव नहीं कर सकते, यू हैव टू नो दैट फार्मूला। उसी तरह यू हैव टू नो द लिमिट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अच्छा, इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर जो एक फंक्शन है दैट इज कि x की पावर n हो माइनस a की पावर n हो, डिवाइड हो रहा है x माइनस a से, और लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो a को, तो उसका रिजल्ट ये कि यार इसका आंसर हमेशा n into a raised to power n minus 1 आएगा, राइट? वेयर n जो है वो एक इंटीजर है, यानी कि +2 -2 0 1 -1, और a जो है it's something positive, it cannot be negative. All right, so how did they get here? इस केस के लिए we will start with the supposition कि let's say n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, right? n एक पॉजिटिव n जो है जिसकी पावर है वो 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकती है। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें by substituting x is equal to a, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा we'll have xn, x बेसिकली इक्वल टू a है तो मैं इसकी जगह a डाल दूंगा, माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस a, तो we will have a 0 by 0 फॉर्म, राइट? अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट जो है so we'll make factors as follows। अब ये क्यों लिखा हुआ है बुक के अंदर कि यार अगर ये 0 by 0 फॉर्म आ गई है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बेसिकली यार अगर वो बड़ा आप सिंपल उसमें जाओ ना, जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था वो क्या होता था, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a की फॉर्म में आप लिख सकते थे ना उसको। उसमें बेसिकली ये है कि यार अगर ये इसको x इक्वल टू a पुट हम कर रहे हैं और नीचे अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो x माइनस ए से, जो कि अभी a माइनस ए है, और 0 बाई 0 फॉर्म हो, बेसिकली आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब इनका लिंक आपस में क्या है, बुक के अंदर थ्रू आउट द एफएससी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि चीज़ें बोली हुई हैं, उनको थॉरली डिफाइन नहीं किया हुआ। सो बेसिकली आप अब एक एब्स्ट्रैक्ट सा भी ये बना लो कि जब इस तरह से होता है तो बेसिकली यू कैन फैक्टराइज दिस थिंग इनटू x माइनस ए इंटू समथिंग। अच्छा, सो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि ये जो ऊपर चीज़ है ये वाली, इसको इस चीज़ को इस एक्स एन माइनस ए एन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस ए इन टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? समथिंग बुक में अगेन विदाउट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि वो होगा एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए का स्क्वेयर एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस करते 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 ए की पावर एन माइनस वन। अब ये रटा मारने की जरूरत नहीं है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैं रफ में कर रहा हूँ, ये आपको लिखने का, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्रूफ। जैसे यार देखो ना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता था, उसको क्या लिखते थे, एक्स माइनस ए इंटू वॉट, एक्स प्लस ए, राइट? तो उसी तरह इसको, ये अगर x की पावर 10 माइनस a की पावर 10 है तो x माइनस ए इंटू समथिंग लिखा है। अब आगे देखो तो क्या है, n क्या था, n क्या था इस मेरी जो सिंपल एग्जांपल है इसके अंदर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर n माइनस वन है, 2 माइनस वन है, राइट? और a की पावर क्या है, 0 है, और प्लस नेक्स्ट में a की पावर है 1 यानी कि 2 माइनस वन, और x की एक कम हो गई है, x की यहाँ पे क्या थी 2 माइनस वन यानी कि 1 थी, तो वहाँ पे 0 हो गई है, राइट? तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि a की पावर पहले 0 है, और a की पावर पहले 0 है यानी कि a है ही नहीं, और x की पावर n माइनस वन है, और फिर नेक्स्ट में क्या है, a की पावर एक बढ़ गई है और x की पावर एक कम हो जाती है। दिस इज द ट्रेंड जो कि हमें इसको ऑब्जर्व करके पता चल रहा है।
तो वही काम यहाँ पे हुआ, a की पावर 0 x की पावर n-1 है, फिर नेक्स्ट में a की पावर बढ़ गई है, x की पावर कम हो गई है, फिर एक बढ़ गई है a की पावर, x की पावर फिर एक कम हो गई, और करते 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 जाहिर सी बात है आप जैसे x n-1 से स्टार्ट हुए थे वैसे ही a n-1 तक पहुंच जाओगे। सो बेसिकली दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि यार हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सो फाइनली ये जो चीज़ लिखी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, उसको हम लिख सकते हैं कि x n माइनस a n को हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया ना, तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, a की पावर वन, x की पावर n माइनस टू, a का स्क्वायर x की पावर मजीद एक कम, करते 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 a की पावर n माइनस वन, और ये चीज़ डिवाइड हो रहा है x माइनस a से, तो हमने बेसिकली चालाकी क्या कर लिया कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल हैव, यहाँ पे भी खैर लिमिट होगा, मैं लगाना भूल गया, एनीवे यहाँ पे भी ऑफ कोर्स वो लिमिट जो लग रही है x अप्रोचेस a वो आएगा। एनीवे सो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ दिस होल थिंग जो बच गई है, और क्या बच गया, ये बच गए। और ये जो बच गया ना, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट? ऑलराइट। अच्छा यार, अगर इसमें अब हम लिमिट ऑफ x जो है उसको अप्रोच करवा रहे हैं a के, तो क्या होगा, बेसिकली हम कहेंगे कि x जो है वो ऑलमोस्ट a बन जाएगा, तो दिस फर्स्ट थिंग व्हेन वी अप्लाई दिस विल बिकम a की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू a की पावर n माइनस टू प्लस a का स्क्वायर इंटू a की पावर n माइनस थ्री प्लस ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑल द वे अप टू a की पावर n माइनस वन। अब देखिए ना यार इसको, ये तो पहले तो a की पावर n माइनस वन वैसे का वैसा बन गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, ठीक है, ये जेन में रखना है, प्लस ये क्या बन गया, ये भी n माइनस टू प्लस वन अगेन n माइनस वन बन गया, ये भी a की पावर n माइनस वन बन जाएगा, a का स्क्वायर, और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, टू प्लस n माइनस थ्री अगेन n माइनस वन बन जाएगा, और करते करते बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपके पास सारे के सारे n माइनस वन आ जाएंगे, और ये कितने होंगे, they will be n times a की पावर n minus वन। So finally you have proved कि जो लिमिट है, ये जो लिमिट है of x approaching a, जहाँ पे basically of this thing this is equal to this thing। वन लास्ट थिंग, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये n क्यों है, उसकी अगेन वही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था ना, n यहाँ पे जैसे टू था, तो ये x माइनस a इंटू अंदर कितनी टर्म्स बनती थी, टू टर्म्स, राइट? तो इसी तरह अगर यहाँ पे n 10 है, तो ये जो सारी अंदर टर्म्स बन रही होंगी ना, नंबर ऑफ टर्म्स, वो n बन रही होंगी, इसलिए वो n टाइम्स a की टर्म आ रही थी, तो उसको n टाइम्स दैट टर्म लिख लिया, राइट? जस्ट लाइक दैट वी हैव प्रूव्ड कि this is equal to this। अच्छा यार, ये जो है ना लिमिट का फंक्शन बेसिकली कह रहे हैं कि अगर कोई x हो, वो अप्रोच करो इन्फिनिटी को, और लिखा हुआ इस तरह हो सके वन प्लस वन बाई एक्स हो और पावर x हो, तो उसका आंसर यूलर्स नंबर आ जाता है, ठीक है? ये बुक में मेजॉरिटी जो वर्जन है उनमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे ख्याल से उसमें x, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे n और n लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। इट बेसिकली सेइंग कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, वहाँ पे वन में बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ दैट चीज़ ऐड हो रही है, वन बाय दैट चीज़ ऐड हो रही है, एंड दैट चीज़ इन द पावर है, तो फिर यूलर्स नंबर आ जाएगा। अच्छा खैर, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर से, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम में हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये वन प्लस वन बाय एक्स की पावर एक्स जो है, ये क्या होगी, वन क्या होता था प्लस एन एक्स ना, पावर इनटू द सेकंड टर्म, अब पावर भी एक्स है और सेकंड टर्म वन बाय एक्स है, प्लस पावर पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इनटू द सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस पावर पावर माइनस वन पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इनटू दैट सेकंड चीज का क्यूब, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता जाएगा ये। अच्छा फर्दर हम इसको सिंपली लेट्स राइट इट लाइक दिस, वन ये तो कैंसिल आउट होके वन बन जाएगा,
फैक्टोरियल वाली चीज़ मैं अलहदा कर लेता हूँ। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 1/x² मल्टीप्लाई होकर सिंपली नीचे x² बन जाएगा। अच्छा, प्लस इस चीज़ को अगर आप 2 स्टेप में करना चाहते हो तो कर लो। बेहतर यही है कि आप रफ में इसको कर लो कि यार ये पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² माइनस एक्स आएगा। वो जब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका x³ माइनस 2x² माइनस x² माइनस 2x आ जाएगा, एक्चुअली प्लस 2x आ जाएगा। तो ये x³ माइनस 3x² प्लस 2x आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, इस चीज़ का फाइनल आंसर, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट इन रफ एंड आई वुड रिकमेंड यू डू द सेम आफ्टर सेपरेटिंग द फैक्टोरियल वाली चीज़, और उसको फिर x³ माइनस 3x² प्लस 2x, और ये 1/x³ जो है वो सिंपली डिनोमिनेटर में x³ बन जाएगा, एंड प्लस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये इसी तरह से चलता जाएगा। लेट मी मेक द 3 क्लियर। अच्छा, बस इसके आगे इट्स सुपर इजी। आपने इसको ऐसे लिख के जो अंदर वाली टर्म्स हैं, x² को x² से डिवाइड किया 1 आ गया, x को x² से किया तो 1/x आ गया, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, x³ को x³ से किया 1 आ गया, 3 के साथ x² था तो नीचे x³ में से एक x छोड़ देगा, प्लस 2 के साथ x था तो नीचे x² छोड़ देगा, और ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, अब ये बात नोट करने वाली है कि एज x विल अप्रोच इन्फिनिटी, मतलब बहुत जब बड़ा होता जाएगा तो होगा क्या, ये 1/x मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो रहा है ना, 1/x², 1/x³, और ये जो सारी टर्म्स हैं दे विल टेंड टू ज़ीरो, वो इतनी छोटी हो जाएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि उनको हम ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं। सो बेसिकली जब हम लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, इस चीज़ के जिसकी एक्सपेंशन हमने ये चीज़ लिखी हुई है, तो होगा क्या कि वो जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं दे विल ऑल टेंड टू ज़ीरो। सो 1/2 फैक्टोरियल ये तो रह गया, दिस विल टेंड टू ज़ीरो, तो 1 माइनस ज़ीरो इज सिंपली 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल ये 1 रह जाएगा, ये दिस विल टेंड टू ज़ीरो, दिस विल टेंड टू ज़ीरो, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है 1 लिखना चाहते हो तो साथ 1 लिख लो, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट। इसी तरह अगली टर्म 1/4 फैक्टोरियल रह जाएगी, उससे अगली 1/5 फैक्टोरियल रह जाएगी, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके इन सब की वैल्यूज़ निकालते हो ना, ये 1/2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की, तो लेट मी राइट दिस फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू कि वो क्या आती हैं। 1 + 1 तो वैसे ही आ गया। 1/2 फैक्टोरियल जो है वो 0.5 आ जाएगा क्योंकि 1/2 बनेगा। 1/3 फैक्टोरियल जो वो 0.1666667 आ जाता है। 1/4 फैक्टोरियल जो है वो 0.0416667, एंड प्लस ये ऐसे चलता जाएगा। तो अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखते हो तो वो 2.71828 चलती जाएगी। इनको मैंने सिंपली ऐड कर दिया है, राइट। सो बेसिकली लिमिट x approaches positive infinity of something 1 + 1/x, जिसमें पावर x आ रही हो, इसके इक्वल आता है। और मजे की बात, the approximate value जो है of Euler's number is equal to this, is equal to 2.718281. So we can write कि यार ये limit x approaches positive infinity 1 + 1/x की पावर x जो है ये यूलर्स नंबर की इक्वल है। Just like that we have proved it. However 1.5.5 अगर आप अपनी बुक में खोलें तो वहाँ पे एक डिडक्शन भी लिखी हुई है। अब डिडक्शन इसी से है कि हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि यार अगर लिमिट x अप्रोच करियो इन्फिनिटी को और 1 + 1/x हो और पावर x हो तो यूलर्स नंबर के इक्वल आ जाएगा, राइट। यानी कि जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो बन जाएगी। तो इसी तरह अगर एक और सिनेरियो जहाँ पे x अप्रोच करो ज़ीरो को और यहाँ पे लिखा हो 1 + x, अगेन पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म एज x अप्रोचेस 0 इट विल अप्रोच 0, और उसकी पावर में क्या है, उसकी पावर में जैसे यहाँ पे 1/x का रेसिप्रोकल x था, इधर x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो ये भी जो है ना ये भी यूलर्स नंबर आएगा क्योंकि देयर इज अ सिमिलैरिटी, राइट। इसको अगर आप करना चाहते हैं बेसिकली डिराइव, तो आप सिंपली इस चीज के अंदर जो है, इस चीज के अंदर x इज इक्वल टू 1/x प्लग इन कर लें,
राइट? जब x इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लग इन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 बाय एक्स पावर 1 बाय एक्स, और लिमिट जो x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, अब वो 1 बाय एक्स बन गया, तो वो बेसिकली अगेन 1 बाय कोई इन्फिनिटली लार्ज चीज़ हो तो वो जीरो बन रही होगी ना, तो वो लिमिट x अप्रोचेस जीरो हो जाएगा. So anyway, this is also Euler's number. I'll do it one more time just in case because I feel like मैं काफ़ी तेज़ कर रहा हूँ. So है क्या, हमने प्रूव किया कि अगर लिमिट अप्रोच करिए इन्फिनिटी को और 1 प्लस 1 बाई एक्स और पावर एक्स है तो यूलर्स नंबर पे होता है. अब उसमें सिंपली x को इक्वल्स 1 बाई एक्स करो तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ ये बन जाएगी 1 प्लस 1 बाई एक्स और इसकी पावर x. और अगेन अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और x अब 1 बाय x बन गए, यानी कि 1 बाय समथिंग वेरी लार्ज बन गए, तो वो जीरो हो जाएगा ना, तो फिर बाहर की जो लिमिट है वो x अप्रोच जीरो होगी. तो एक और बेसिकली डिडक्शन आ गई कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि सॉरी दिस विल नॉट बी, दिस विल बी x एंड दिस विल बी 1 बाय x, या राइट. अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो वो आंसर भी जो है दैट विल बी इक्वल टू यूलर्स नंबर.
अच्छा, ये 1.5.6 में हमने जो अभी ये एक निकाला है, पूरा डिराइव किया है, इसमें आप देखो, इसमें एक डिडक्शन भी आ गया। तो डिडक्शन ये है कि अगर आप a जो है वो इक्वल टू यूलर्स नंबर हो, यानी कि यहाँ पे जो a था वो हो यूलर्स नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, राइट। तो फिर ये क्या लिखा जाएगा, लॉग e, a की जगह भी e, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ e बनता है, और नेचुरल लॉग ऑफ e को अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हो तो वो 1 आएगा। तो बेसिकली इसकी डिडक्शन का मकसद ये है कि अगर लिमिट ऑफ x अप्रोच करी हो e को, और e की कोई पावर हो -1 हो रहा हो, और वो पावर वाला नंबर नीचे डिवाइड भी कर रहा हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो कि आपने याद रखनी है, और जो मैंने आपको ये ड्राइव करवाया है उसमें आपने सिंपली a इक्वल टू e प्लग इन करके देखना है एंड यू विल गेट 1। ये सैंडविच थ्योरम से पहले ना मैं आपको बड़ा सिंपली बताता हूँ कि ये इस्तेमाल क्यों होता है। सैंडविच थ्योरम बेसिकली इस्तेमाल उन केसेस में होता है जब हम लिमिट को डायरेक्टली किसी फंक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर हम एक उसको सैंडविच करके देखते हैं दो चीज़ों के अंदर। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो जीरो और जीरो में सैंडविच हो गया, तो उसका मतलब है वो दरमियान वाली चीज़ भी जीरो होगी। हाउ, लेट मी टेल यू। सो अब ये जो ग्राफ बनाया मैंने, रफ सा बनाया है बिल्कुल, ये है इस चीज़ का ग्राफ, ठीक है, कॉज 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब वैसे तो देख के लग रहा है, अब नोट करो ऑसिलेशंस है, पहले कम ऑसिलेशन है, फिर ज़्यादा है, फिर जैसे नज़दीक आते जा रहे हो कम ऑसिलेशन, सॉरी बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस होती जा रही हैं, राइट, जीरो के जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हो। अब जेन में तो ये आता है कि यार ये नज़दीक आते 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 शायद ज़ीरो होगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो ज़ीरो है उसके ऊपर से कहीं ऐसे चला जाए, या उसके नीचे से ऐसे कहीं जा रहा हो, राइट। तो हमें बेसिकली इस लिमिट को कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं है इस तरीके से। तो फिर हम करते क्या यार, हम कहते हैं कि हमें पता है कि ये cos 1/x जो है, मतलब cos ऑफ सम एंगल है ना यार ये, राइट। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान में रहेगी। अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब अगर हम सारी इस इनइक्वालिटी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी -x²। अंदर वाली चीज़ वो बन गई ना जिसकी हम लिमिट निकालना चाह रहे थे, x² cos 1/x less than or equal to x square। अब हम अगर लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो करते हैं तो ये मतलब -0 यानी कि जीरो बन जाएगा, और ये जो है एक्स स्क्वायर ये भी जीरो बन जाएगा। तो फिर हम कहते होते हैं कि यार ये अब जीरो और जीरो के दरमियान में सैंडविच हो गया। तो इसका मतलब है, मतलब इस ग्राफ से तो हम देख के नहीं बता सकते कि जैसे एक्स जीरो अप्रोच करेगा तो इसकी क्या वैल्यू होगी, बट बिकॉज अब हमने उसको दो अलहदा फंक्शंस के अंदर सैंडविच करके देखा है, और वो दोनों जीरो अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये भी जो है ना, दिस लिमिट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। अब उस एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपकी बुक में लिखा है, इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया था, लिमिट x अप्रोच करी थी जीरो को ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1/x, राइट। और समझ नहीं आ रही थी यार, इसका ग्राफ देखो तो इस तरह ऑसिलेट कर रहा है। अब जीरो के पास जब ये आएगा तो क्या जीरो में से गुजर के जाएगा, यानी कि जीरो पे जीरो हो जाएगा, या ऊपर से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा, नहीं पता था। सैंडविच किया दो चीज़ों में, राइट। यहाँ पे भी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि आप सपोज करें कि एफ जी और एच फंक्शंस हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन और ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, जो कि लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, जैसे वहाँ पे मैंने किया था cos 1/x को लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स स्क्वायर से दोनों साइडों को, राइट। तो लेस देन और इक्वल टू एक की फॉर्म आ गई थी। अब लेट्स से ये ऐसा है फॉर ऑल नंबर्स x किसी इंटरवल में, जैसे उसमें सब इंटर नंबर्स x के लिए वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, राइट। विच ऑल्सो कंटेन्स सम नंबर c, जो उसके केस में हम जीरो को कह सकते हैं, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। अब ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये इस तरह से हैं कि मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है किसी इंटरवल ऑफ नंबर्स के लिए। जैसे वहाँ पे एक ऑसिलेशंस आ रही थी ना, तो उनमें हम एक इंटरवल पिक कर सकते थे कि यार ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जैक्ट एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता था कि यार कोई और फंक्शंस होते जो कि 5 से 10 तक इंटरवल उठाते, और दूसरे फंक्शन को भी 5 से 10 तक उठाते, तो वो इक्वल आ रहे होते, राइट। एनीवे मतलब इस तरह सैंडविच होता है लेस देन और इक्वल टू कि उसमें
लेकिन पॉसिबली सी पे ना होते, जैसे अब जीरो का हमें कंफर्म नहीं था कि वो जीरो पे क्या होगा, क्योंकि वो दरमियान वाली जो चीज़ थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, वो ऊपर से जा रही है नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है, राइट। तो फिर उसमें हम करते क्या है कि अगर लेफ्ट वाला फंक्शन, मतलब जैसे उसमें -x² था, उसमें अगर x अप्रोच करा उस नंबर को जिस पे हमें नहीं पता कंफर्म कि यार इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, राइट। अगर जैसे -x² जब जीरो को अप्रोच करता वो जीरो बन रहा था ना, मतलब दैट f ऑफ x वॉज इक्वल टू l, l वॉज इक्वल टू जीरो। और फिर जो राइट वाला फंक्शन था x², उसमें भी जब x अप्रोच करता c को, लेट से c जीरो है, तो उसकी जो वैल्यू लिमिट आ रही थी l, वो भी जीरो आ रही थी। तो फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा था क्योंकि अब ये दरमियान वाला दोनों में सैंडविच हो गया ना, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो फिर हम कह देते हैं कि जो दरमियान वाला है, जो इधर ऊपर देखें, जो g ऑफ x की लिमिट x अप्रोचिंग c है, वो भी वही l के इक्वल होगी, राइट। उसमें जीरो था, c कुछ भी हो सकता है, राइट। उसमें जो l राइट और लेफ्ट वाले x² माइनस x² का जो आंसर आ रहा था वो भी जीरो आ रहा था, अगेन l कुछ भी हो सकता है। कहने का मकसद ये कि आप वही लिमिट उस पर लगाओ और इस पर लगाओ और एक ही आंसर आ रहा हो लेफ्ट और राइट में, तो हम दरमियान वाले का कहते हैं एक आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से कि उसका भी जो है आंसर यही होगा फिर, राइट। अगर हमें दरमियान वाले का क्लियर ना हो, जैसे कि x² मल्टीप्लाई बाय cos 1 ऑफ x, जब लिमिट x अप्रोचिंग जीरो कर रहे थे तो नहीं क्लियर था कि यार ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ इतना अजीब सा है। सो आखिरी सेंटेंस उन्होंने ये लिखा हुआ है कि many limit problems arise that cannot be directly evaluated by algebraic techniques, जैसे कि it could not be evaluated in the example that I gave you. So इस तरह के फिर geometric arguments चाहिए होते हैं, and this sandwich theorem is basically such an argument. Guys, remember मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने आपको x² cos 1 of x की एग्जांपल दी कि यार इसकी जब लिमिट अप्रोच कर रही होती है, x अप्रोच कर रही होती है जीरो को, तो कुछ समझ नहीं आती कि यार इसका आंसर क्या होगा, और फिर उस केस में हम सैंडविच थ्योरम यूज करते होते हैं। अब यहाँ पे जो 1.5.8 में कहा हुआ है कि अगर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, देन limit of this theta, this angle approaching zero for sin theta by theta is equal to 1. अब वैसे इसकी अगर आप लिमिट को देखो sin थीटा बाय थीटा की, तो समझ नहीं आती, क्योंकि sin थीटा का ग्राफ कैसे होता है, वो इस तरह से करके नीचे आ रहा होता है, मतलब जैसे वो जीरो पे आता है, तो जीरो के जैसे जैसे नजदीक आता है तो ये एज थीटा वुड अप्रोच जीरो, sin थीटा वुड अप्रोच जीरो, यू कैन से कि ये बिल्कुल नियर टू जीरो हो सकता है, 0.00, आई डोंट नो, समथिंग दैट। सिमिलरली नीचे वाला भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो वो भी 0.00000 समथिंग लाइक दैट हो सकता है। अब क्वेश्चन यार यहाँ पे ये आता है कि अब डिनोमिनेटर इसमें इतना छोटा है, जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तो जो फ्रैक्शन है वो बहुत बड़ी हो जाती है ना। लेकिन न्यूमरेटर भी इसमें बहुत छोटा है, अब न्यूमरेटर जब छोटा होता है तो फ्रैक्शंस बहुत छोटी हो जाती हैं। तो अब क्या हो रहा होगा इसमें, क्या इस न्यूमरेटर की वजह से आंसर जीरो हो जाएगा, या नीचे वाले बहुत छोटे डिनोमिनेटर की वजह से हम कहेंगे कि ये कर रहा है अप्रोच इन्फिनिटी को। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अब हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम को, बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे सैंडविच थ्योरम यूज करके। स्टार्ट ईयर हम ऐसे करेंगे कि हम लेंगे एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है कि जिसका रेडियस जो है वो यूनिट है, यानी कि अगर ये O है, ये पॉइंट A है, तो रेडियस जो है इसका इक्वल टू 1 है। इसी तरह अगर मैं इसी O पॉइंट से यार एक और पॉइंट B बना दूं ऊपर, तो ये भी तो रेडियस होगा, इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं इस B से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर नीचे गिराता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज, आर को थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूँ, r इक्वल्स 1, व्हाट आई कैन डू दिस, आई कैन कॉल दैट सम पॉइंट C। अच्छा, सिमिलरली अब इस A से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऊपर उठाता हूँ, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा हो जा रहा हो जा रहा हो जा रहा हो जा रहा हो, और ये जो OB है इसको मैं बढ़ा के उसके साथ टच कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, सो लेट मी ड्रॉ द एग्जैक्ट वो। अच्छा, इस पॉइंट को मैं D कह देता हूँ, ठीक है। डायनामिक समझ आ गया, हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सर्कल लिया, उसके दो रेडियसेस बना लिए, और एक जो ये रेडियस का जहाँ पे एंड पॉइंट था वहाँ से हमने दूसरे वाले रेडियस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, और सिमिलरली उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर उठा दिया,
और हमने वो जो ये पहले वाली रेडियस वाली लाइन थी इसको एक्सटेंड करके उससे जोड़ दिया और उस पॉइंट को डी कह दिया। अब इसी डायग्राम को यूज करके हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो अगर इसका प्रूफ आपके एग्जाम में आया, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नीड टू डू इज ड्रॉ दिस डायग्राम। बुक में मुझे पता है वो डिफरेंट बनी हुई है, लेकिन बुक में जैसे वैसे बनी हुई है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है यार। बेहतर है कि यूनिट सर्कल को उन्हें यूज किया है तो आप पूरा का पूरा यूनिट सर्कल बना लीजिए। अब पहली चीज इस प्रूफ में आपने ये लिखना है कि ये जो एंगल है जो मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ थीटा, this is some, let's take this theta as a positive acute central angle किसका? Of a circle with unit radius या radius equal to 1, right? फिर यू कैन राइट कि यार गिवन है कि ये जो ओ ए लेंथ है जो कि रेडियस बन रहा है बेसिकली, अगर आप डायग्राम में देखो तो वो ओ बी लेंथ के इक्वल है जो कि अगेन रेडियस बन रहा है, और ये दोनों क्या है? इक्वल टू 1 है। दे आर बेसिकली रेडियाई ऑफ दिस यूनिट सर्कल। अच्छा, अब थोड़ा सा चले जाते हैं आगे। यार पहले तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो ना, ओ सी बी को। अब ओ सी बी के अंदर मैं लिख सकता हूं कि इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ सी बी वी कैन राइट के साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इधर क्या बन रहा है? इधर बन रहा है बी सी लेंथ, परपेंडिकुलर बन रही है। हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? हाइपोटेन्यूज बन रहा है ओ बी लेंथ, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाली चीज क्या है? ये रेडियस के इक्वल है जो कि 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये सिंपली बी सी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और फिर हम रीजनिंग साथ लिख सकते हैं कि बिकॉज ये जो ओ बी लेंथ है ये इक्वल टू 1 है। सिमिलरली अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हो ओ ए डी को, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो हम लिख सकते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए डी लेंथ। बेस क्या है? बेस इज ओ ए लेंथ। अब ओ ए क्या बनता है? ओ ए रेडियस बनता है ना, 1 है जो कि, तो ये सिंपली ए डी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन वैसे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यू कैन स्टिल राइट इट कि जो ओ ए लेंथ है दिस इज इक्वल टू 1। अब ये जो सारी डायग्राम है ना, बुक में इसको एक्सप्लेन कर करके एक स्टेप में लिखा हुआ है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बुक वाज मेड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, राइट? तो जब आप पेपर में एग्जाम में कर रहे होगे तो आप सिंपली ये डायग्राम बना के द एग्जामिनर कैन चेक इट, लुक एट इट एंड सी व्हाट यू आर डूइंग, राइट? थोड़ा बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लिख लो कि हम थीटा को एक पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ले रहे हैं एक यूनिट रेडियस का। खैर, कमिंग बैक, अब हमने 3 एरियाज लिखने हैं। सबसे पहला एरिया, द फर्स्ट एरिया जो है वो हमने लिखना है ट्राइंगल ओ ए बी का, यानी कि दिस ट्राइंगल। ये जो वैसे तो ये ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ नहीं है उस तरह से जोड़ के, लेकिन अगर ओ ए बी ट्राइंगल आप बनाते हो तो ये बन जाएगा ना, ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब अगर हम लिखते हैं कि यार एरिया, अब ये क्यों हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एंड में बड़ी ब्यूटीफुली समझ आएंगी कि यार कैसे सैंडविच थ्योरम यहाँ पे यूज करने वाले ने यूज किया है, राइट? फॉर नाउ जस्ट बेयर विद मी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होता है? एरिया यार हमेशा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इसकी बेस क्या है? इसकी बेस जो है वो डेफिनेटली ओ से लेके ए तक है, ये लेंथ इसकी बेस है, राइट? सो इसकी बेस के लिए मैं सिंपली ओ से लेके ए तक लिख दूंगा, ये जो लेंथ है ये बेस है। और हाइट क्या होती है? हाइट बेसिकली होती है कि इस बेस लेवल से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप तक, तो टॉप जो है वो बी बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं सिंपली लिख सकता हूं कि दिस डिस्टेंस टिल द टॉप इज बी सी। ऑलराइट, वन थिंग टू नोटिस इज कि ओ ए जो है वो सिंपली 1 है, ओ ए सिंपली 1 है।
और बी सी हमने क्या निकाला था? अगर बी सी ऊपर आप देखें तो हमने साइन थीटा के इक्वल निकाला था, राइट? तो बेसिकली ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, विच बेसिकली कम्स आउट टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यार, अब जो नेक्स्ट हमने एरिया देखना है वो हमने देखना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी कि ये ओ से ए और बी, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये जो पिज्जा टाइप शेप बन रही है, इसके एरिया को लिखना है। अगेन लाइक आई सेड कि ये चीज आपको एंड में समझ आएगी कि क्यों लिख रहे हैं। सो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? किसी भी सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वेयर इंटू द थीटा, into the angle, into the central angle measured in radians, right? अच्छा, अब r क्या है? r तो 1 है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू द सेंट्रल एंगल थीटा, जिसको हमने ओरिजिनली, ये ऊपर पर्पल में वो छुप गया, देखो ओरिजिनली उसको हमने थीटा ही कहा हुआ था। सो बेसिकली ये फाइनली जो है ये बन जाएगा थीटा बाय 2। अच्छा जी, मैंने कहा था 3 एरियाज को देखना है। ऊपर वाला मैंने थोड़ा सा मिटा लिए, ऑफ कोर्स आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर वापस जाओ और नोट कर लो। अच्छा यार, अब जो थर्ड हमने एरिया देखना है ना, वो हमने देखना है ओ ए डी ट्राइंगल का। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके एरिया को देखना है। अगेन जस्ट स्टे ट्यून्ड, आपको एंड में पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD क्या होगा? सो लेट्स लुक एट इट। तो OAD की जो बेस है वो तो सिंपली ये OA ही बन रही है, राइट? तो ये आ जाएगा जी 1/2 इंटू द बेस OA into the height. What's the height? The height is, अगेन हाइट क्या होती है? ये जो बेस से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है टॉप तक, इसको हम हाइट कहते हैं ना। तो ये बन गई आपकी हाइट, और वो बन रही है आपकी ए डी लेंथ। अब ओ ए जो है वो अगेन रेडियस है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा 1। और अगर आपको याद हो तो हमने ए डी को निकाला था ना टेंजेंट ऑफ थीटा फॉर दिस ट्राइंगल यूज करके, और ए डी क्या आ रहा था? सिंपली टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके टेंजेंट ऑफ थीटा। सो बेसिकली ये जो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है वो फाइनली हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब जरा रुको और मैं बताता हूँ कि कर क्या रहे हैं। कर ये रहे हैं कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी पहले देखा, मतलब पहले इस ट्राइंगल का देखा एरिया, राइट? इस ट्राइंगल का एरिया देखा, फिर सेक्टर का देखा, जो कि जाहिर सी बात है ट्राइंगल से थोड़ा बड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जब मैं बना रहा हूँ तो वो ये ए इस तरह से लाइन लग रही है, राइट? ये ग्रीन में जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सारा वो ट्राइंगल है। लेकिन जब सेक्टर की बात आती है तो सेक्टर में एक्स्ट्रा एरिया है, सेक्टर के अंदर ये गोल घूम के ये सारा एरिया आता है, राइट? वो जो ट्राइंगल की ग्रीन थी ना, वो इस तरह से गुजर रही है, तो सेक्टर के अंदर जो ये एरिया है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी कि हमने एक बड़ा एरिया उस ट्राइंगल से पकड़ा और फिर फाइनली सबसे बड़ा एरिया पकड़ा जो ये बाहर वाले इस पूरे ट्राइंगल का बन रहा था। क्यों? Because we want to sandwich one thing between these two things. And आप फिगर से ये लिख सकते हो कि from the figure हम देख सकते हैं, we can see कि सबसे छोटा जो एरिया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अच्छा, उससे बड़ा कौन सा है? वो आता है एरिया ऑफ सेक्टर OAB, राइट? और सबसे बड़ा जो हमने एरिया लिखा है वो हमने लिखा है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। और अगर हम इन तीनों में सिर्फ इनके फॉर्मूलाज डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। अब अगेन ये सारे फॉर्मूलाज अभी हमने देखे हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या बन रहा है, वो फाइनली साइन थीटा बाय 2 बन रहा था। लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। अच्छा, अब ये है कि मैं इस सारी चीज को ना साइन थीटा बाय 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, लेकिन इफ यू रिमेंबर
हम इनइक्वालिटी को जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है ना, इसको मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो -3 फ्लिप करके हम कहेंगे इज लेस देन -2, राइट? तो हमें पता नहीं है कि साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमें पता है? आई थिंक हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 है। लेस देन 90 जब होता है तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि साइन थीटा इज पॉजिटिव as theta is acute. So हम डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग ये जो इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी, सारी की सारी इनइक्वालिटी को with साइन थीटा बाई 2, इससे हमने सॉरी साइन थीटा बाई 2 नहीं, साइन थीटा होल बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब जब ये साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड होगा तो ये तो भाई सिंपली 1 बन जाएगा। अब ये साइन थीटा बाई 2 से जब डिवाइड होगा तो ये आपका बन जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा। नहीं समझ आ रहा तो देख लो ना यार, थीटा बाई 2 को आप डिवाइड कर रहे हो साइन थीटा बाई 2 से ना, तो ये डिवाइड हो जाना है रेसिप्रोकल, ये 2 बाय साइन थीटा बन जाएगा, 2 से कैंसिल और थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली इफ यू वांट टू डू इट इन रफ, डू इट टेंजेंट थीटा बाय 2 को जब आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे, क्योंकि टेंजेंट खुद क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, तो साइन उससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। अब फाइनली अगेन मैं एक सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर 1/3 जो है मैं कहता हूँ यार कि ये ग्रेटर है 1/7 से, राइट? 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7। जब इनको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 ग्रेटर देन 7 नहीं, लेस देन 7 होगा। तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तब भी हम जो इनइक्वालिटीज हैं वो फ्लिप कर लेते हैं। इन सब के सब का मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बीच में थीटा बाय साइन थीटा आ गया और हमने अगेन अगर याद हो साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू निकालनी थी when limit was approaching 0 for theta. So taking reciprocal, नेक्स्ट स्टेप में जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आ जाएगा, इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा। या अगर मैं इसको इस साइड से लिखना स्टार्ट करता हूं, आई कैन सिंपली से कि और this cos of theta is less than sine theta by theta which is less than 1। नहीं जी, कुछ याद आया? सैंडविच थ्योरम वाली सिचुएशन नहीं बन गई कि g is less than or equal to f which is less than or equal to h, और अगर g और h कोई पर्टिकुलर वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लिमिट पे, तो हम कहते हैं कि भाई f भी वो ही अप्रोच कर रहा होगा। सो नेक्स्ट स्टेप यही है कि नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है कि when theta approaches 0 cos theta approaches what? Cos of theta क्या होता है? 1 होता है ना, तो cos theta बेसिकली 1 जो है वो 1 की तरफ चला जाएगा। So if we apply the limit, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 is less than sin theta by theta is less than 1 again when this limit of theta जो है approaches 0। अब क्या हो गया? अब sin theta by theta सैंडविच नहीं हो गया 1 और 1 के अंदर? So we can simply write कि this sin theta by theta is sandwiched between 1 and वैल्यू जो कि मतलब ये cos थीटा से आया था ना, जो कि अप्रोच कर रहा था 1 से, एंड वैल्यू अप्रोचिंग 1 itself, right? So by sandwich theorem, sin theta by theta must also be approaching 1. Hence, जब limit of the angle is approaching 0 for sin theta by theta, we can say that this thing will be approaching 1, almost equal to 1. There you go.